नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल जीके माइंडसेट में। दोस्तों, सीजीएल के एग्जाम के लिए 20 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्यूटर सेक्शन से रहने वाला है और ये 20 नंबर का जो सेक्शन रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग कंप्यूटर का मॉडल सेट करने वाले हैं। पर डे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का मॉडल सेट करेंगे। जिस तरह से आपने जो हमने झारखंड सीरीज चलाया था जिसमें 25 लगभग रिकॉर्ड कर चुके हैं और 22-23 तो पब्लिश भी हो चुका मॉडल सेट। जिस तरह से झारखंड वाला जो मॉडल सेट आपने देखा है, शेयर किया है, उसको प्यार दिया है, उसी तरह से ये कंप्यूटर वाला सेट को भी प्यार दीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। तो ये वाला सीरीज भी मैं लगभग 40 से 50 सेट करवा दूंगा 10 दिन के अंदर में, पर डे 5 सेट के आसपास। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है उस पर आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो चलिए छोड़िए, आज स्टार्ट करते हैं पहला सेट। और पहला सेट देखिएगा किस क्वालिटी का रहने वाला है। अगर आप बहुत हड़बड़ वाले व्यक्ति है तो इसको स्किप करके देख लीजिएगा, फास्ट करके 1.5 2 में देखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन बनाया आंसर मैंने बता दिया कि भाई बताओ ये कोई जैसे उसरी जलप्रपात कहाँ है तो इसका आंसर है गिरिडीह। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, तभी एग्जाम में आपको याद रहेगा। इसलिए कुछ कुछ चीजें जहां मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है उसको एक्सप्लेन करूंगा, समय लगेगा, शांति से देखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर जो है ना, बेसिकली कंप्यूटर ना हिंदी में पढ़ना कभी भी आइडियल नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदी में कंप्यूटर पढ़ेंगे तो गलती होने का संभावना भी है। और जो मॉडल सेट बनाने वाले भी उतना तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते नहीं है कि वो कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो हिंदी में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगाना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं सेट बना रहा हूं ना, मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए अभी मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना, बहुत कुछ दिख रहा होगा। ये है बहुत सारा खुला हुआ, देखिए इधर ये खुला हुआ बहुत सारा। तो ये कहना चाह रहा कि विंडोज 10 में, हालांकि विंडोज 10 में और 7 8 मेरे ख्याल से, मेरा तो लगता है 8 या 9 है, 7 है उसमें भी होता है शायद। तो ये कह रहा है विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए और छिपाने के लिए, मतलब जैसे मेरे स्क्रीन में कुछ भी खुला हो, कौन सा ऐसा बटन दबा दे कि सब मिनिमाइज हो जाएगा और डेस्कटॉप दिखने लगेगा। जैसे मैं अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा, डायरेक्ट मैं बटन दबाता हूं। मैं कौन सा बटन दबा रहा हूं, पहले तो इसका आंसर जान लीजिए क्या है। इसका आंसर होगा विंडोज डी। अब देखिए विंडोज डी में दबाऊंगा जैसे ही, देखिए मेरा स्क्रीन आ गया, ये पूरा मेरा स्क्रीन आ गया, मतलब ये सब कुछ छिप गया, जो भी खुला हुआ था सब छिप कर नीचे आ गया और एकदम डेस्कटॉप मेरा आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर से वापस हम आ जाते हैं अपने लेक्चर में। तो विंडोज डी दबाइएगा ना तो जितना चीज खुला हुआ सब मिनिमाइज हो जाएगा, एक तरह से नीचे आ जाएगा। तो इसको बस यही समझ लीजिए। अब इसको ये क्या लिखा है, प्रदर्शित करने के लिए, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए और छिपाने के लिए छोड़िए। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। कंप्यूटर में सजेस्ट करूंगा एग्जाम में कंप्यूटर इंग्लिश में दीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, या तो हिंदी वाले के लिए बता। ये तो बहुत इजी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर जो अक्षर गुणवत्ता, देखिए क्या भाषा है, अक्षर गुणवत्ता प्रकार यानी लेटर क्वालिटी टाइप का उत्पादन करता है। बेसिकली ये पूछ रहा है ना कि जैसे प्रिंटर बहुत तरह, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। तो इन सारे प्रिंटर का अपना अपना कुछ रोल है कि डेजी प्रिंटर कहाँ पे यूज करना है, डॉट मैट्रिक्स कहाँ यूज करना है, ड्रम प्रिंटर कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, अब इसको मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या है, उसके बाद आप खुद बता देंगे कौन सा प्रिंटर क्या है। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से बना के रखा है। देखिए ये है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर है अक्षर प्रहार, मतलब फोकस टेक्स्ट में प्रहार की तरह से इम्पैक्ट मारता है, अक्षर प्रहार।
डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, पिन और डॉट्स का उपयोग करता है। ड्रम प्रिंटर, घूर्णन ड्रम, हालांकि यहां से कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इसको देखिए उपयोग, ये वाला जो है ना, यहां से आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। डेजी व्हील प्रिंटर जो है उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट दस्तावेज के लिए होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ना, बिलिंग, रसीद बनाना, मल्टी कॉपी प्रिंटिंग, जैसे देखते हैं ना बिल रसीद करता है, रसीद वसीद जो प्रिंट होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स टाइप का होता है, डॉट 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 टाइप का होता है, उड़ भी जाता है कुछ दिनों के बाद। ड्रम प्रिंटर क्या है, उच्च मात्रा का टेक्स्ट प्रिंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और लेजर प्रिंटर जो है उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑफिस उपयोग के लिए और प्रोफेशनल यूज में, जैसे ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं, जैसे जो लोग पढ़ाते हैं, प्रिंट करते हैं, तो जनरली लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो इसके अनुसार तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो अक्षर गुणवत्ता है ना, डेजी व्हील प्रिंटर करता है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है अक्षर गुणवत्ता वाला करता है। देखिए डेजी व्हील है ना, अक्षर प्रहार तकनीक, तो ये वाला है। बाकी ऐसे बहुत मैंने इसमें लिख दिया, गुणवत्ता, गति, शोर वगैरह वगैरह, आपको जरूरत है तो देखिए, नहीं जरूरत है तो छोड़िए, ठीक है। चलिए, हालांकि इसके लिए मैं प्रिंटर पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, प्रिंटर कितने टाइप का होता है, कैटेगराइजेशन प्रिंटर का क्या है ना। बट एनीवे चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ठीक है। हालांकि मैं इस वीडियो के अंत में क्या, छोड़िए अभी दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए देखिए क्या रखा है, देखिए फर्स्ट पीढ़ी की जो कंप्यूटर था ना, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी इन इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, चाहे VLSI लिखा रहेगा तो उसको भी मार दीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट VLSI और माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, ठीक है। उसके बाद पांचवी पीढ़ी में तो मिक्स्ड है, जो भी है VLSI है ना। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में। अब उसके बाद ये वाला जूम कर लेते हैं ना, 95 नंबर क्या बोल रहा है, एक डैश CPU उपयोग की मूल इकाई है। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं क्या है, बेसिकली इसका आंसर होगा कर्नल, ठीक है, कर्नल। तो अब बस आंसर तो मैंने बता दिया कि आंसर क्या है, लेकिन कर्नल आप समझ लेंगे ना एक बार तो दोबारा आपको फिर कभी भूलेंगे नहीं। देखिए कर्नल क्या है, बता देता हूं क्या कर्नल क्या है। एक कंप्यूटर का कर्नल जो है कंप्यूटर का प्रमुख सॉफ्टवेयर घटक होता है, एक सॉफ्टवेयर का एक काइंड ऑफ कंपोनेंट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है ना क्या होता है, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, पहले आता था विंडोज 95, इस तरह से ये सब जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य जो है कंपोनेंट होता है ये कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। यानी हार्डवेयर कैसे काम करेगा और सॉफ्टवेयर के, इन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम है ना, यही कर्नल काम करता है। तो वही चीज यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि डैश कर्नल CPU उपयोग की एक मूल इकाई है, ठीक है। 96 नंबर क्या है, डैश वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेसिडेंट। रेसिडेंट वायरस एक वायरस होता है जो सिस्टम में घुस जाता है, वो बैठा रहता है, रुका रहता है, और वो बाद में फिर इसका देखिए प्रॉपर्टी में थोड़ा बता देता हूं। रेसिडेंट वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपने आप को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कर लेता है और वहां निवास करता है। यह वायरस सिस्टम की मेमोरी में रहने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले हर फाइल और प्रोग्राम को संक्रमित कर देता है। यानी ये बैठा रहता है, मेमोरी के अंदर में लोड हो जाता है
और जैसे ही कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई फाइल निष्पादित किया, निष्पादित मतलब कुछ वर्क स्टार्ट हुआ फाइल के बाद, फाइल प्रोग्राम, तो उसको इन्फेक्ट करने लगता है। ठीक है। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली कॉपी यानी प्रिंटेड कॉपी की संख्या सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है। जैसे कभी प्रिंट करेंगे ना तो पूछता है कि जैसे एक कॉपी निकालना है कि दो कॉपी निकालना है। तो जैसे मान लीजिए 10 लोगों, एक ही कॉपी को 10 लोगों में बांटना है, तो कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंट कॉपी को 10 कर दीजिएगा तो 10 कॉपी निकलेगा। सेम चीज 10 बार निकलेगा तो 10 लोगों को दे देंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक रहता है, वही पूछ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट एक रहता है, उसमें कौन सा कॉमन सेंस की बात है। दिखा दे क्या आप लोग को? बोलिएगा तो दिखा ही देंगे। देखिए ये है ना, कंट्रोल पी मैंने दबाया अभी, देखिए अब कहाँ है भैया। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ है कॉपीज 1, एक बार निकलेगा। अब मैं यहाँ 10 कर दूंगा ना तो 10 कॉपी निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। बट थोड़ा सा हिंदी में लिखा रहता है ना तो लगता है कि क्या ये लिख दिया है भाई। चलिए इसको देखते हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान, ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग किसका उपयोग करके किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर इसका आंसर दिया हुआ है। आजकल तो पता नहीं मिनी माइक्रो हाइब्रिड किसी में भी लग रहा हो जाता है, बट एनीवे इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैं बता देता हूँ है क्या, होता क्या है। बेसिकली ऑप्टिकल नेटवर्क सिस्टम जो होता है एक नेटवर्क संरचना है जो फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके डेटा संचारित करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल आजकल देख रहे हैं ना, फाइबर ऑप्टिक केबल पीला पीला वाला होता है। अभी मेरे पास कैमरा होता तो घुमा के दिखाता था फाइबर ऑप्टिक केबल कैसा होता है। मेरे पास है अभी फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आजकल, पहले दूसरे तरह का तार होता था ना, तार वाला जाता था, एनालॉग डिजिटल टाइप का। आजकल जो है ना ऑप्टिक फाइबर से बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, इंटरनेट वाला। तो वही चीज कह रहा है कि ओपन ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। तो बेसिकली क्या है भाई, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, इंटरनेट को ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू पास करते हैं। अब इसमें ऑप्शन अजीब अजीब दिया हुआ है। अब इसमें भौतिक फाइबर ऑप्टिकल क्या है, इसीलिए मैं ऑप्शन इसको काट दिया। अब इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता क्या है। तो ऐसे आंसर तो ये वाला दिया हुआ है इसमें, भौतिक फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस जो दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करते हैं। बेसिकली दूर संचार नेटवर्क नहीं, बहुत सारा काम में होता है ऑप्टिक फाइबर केबल का। आजकल आजकल तो सभी जान ही रहे, जियो फाइबर ये सब आ गया है। ठीक है, चलिए 100वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का डिजाइन और निर्माण किया था? ऐसे इसका आंसर होगा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ज्ञानवर्धन करवा देता हूं। एनिएक का फुल फॉर्म पूछ सकता है। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैलिस्टिक गणनाओं के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, एनिएक का विकास जो है जॉन डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर एकट द्वारा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, अभी ये पूछा ना कौन सा विश्वविद्यालय, तो यही आंसर होगा। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया गया था। जैसे होता है ना विनोबा यूनिवर्सिटी है या रांची यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर बहुत सारा कॉलेज है, डोरंडा वगैरह वगैरह। तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी था, उसमें मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ वाले बंदों ने किया था। तो ये थोड़ा एडवांस में बता दिया मैंने आपको, हो सकता है पूछ लिया, ज्ञानवर्धन हो गया आपका। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन साथ साथ कथन, साथ क्या है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सात कथन क्या लिखा है एमएस वर्ड 2007 में
एक पैराग्राफ का टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बारे में। देखिए क्वेश्चन कुछ भी लिखा है फालतू है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा भी समझ में नहीं आता। मैं बता देता हूँ क्या है। ये बेसिकली पैराग्राफ का अलाइनमेंट के बारे में पूछा है, वह एमएस वर्ड 2007 में पूछा है, लेकिन जनरली एमएस वर्ड 2007 लीजिए, 10 लीजिए, 2019 लीजिए, लगभग सब में सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है। अब मैं बता देता हूँ सारा इसमें, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। पहले तो इसको हम काट देते हैं, इसको ऑप्शन को, ठीक है, और आपको हम बताते। देखिए पैराग्राफ को अलाइन करना हो अगर शॉर्टकट की, तो सिंपल सा, अगर एक पैराग्राफ है, लेफ्ट अलाइन करना है कंट्रोल एल दबाइए, राइट अलाइन करना कंट्रोल आर दबाइए, ठीक है। तो ये तो इजी है, लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ कंट्रोल एल, राइट अलाइन कंट्रोल आर, और सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई दबाना है, ठीक है, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे दबाना है। सिंपल सा बात है, इतना ही करना है आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। देखिए मैं कंट्रोल जे दबाया तो जस्टिफाई हो गया, अब कंट्रोल में एल दबाता हूं तो लेफ्ट अलाइन हो गया। अब देखिए कंट्रोल आर दबाऊंगा तो राइट अलाइन हो गया ना। अब मैं फिर से सेंटर अलाइन करना हो तो देखिए कंट्रोल ई दबा रहा हूं तो कंट्रोल ई हो गया सेंटर अलाइन, ठीक है। अब जस्टिफाई कर देता हूं, जस्टिफाई में सही लगता है, जस्टिफाई मतलब पूरा बराबर चारों तरफ से, तो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है, बस सिंपल से। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछे कहां से लेफ्ट काटो, देखो क्या है, टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर दबाते हैं, नहीं भाई नहीं दबाते हैं, काट दो इसको। अरे यार क्या कट, हाँ। अब इसके क्या बोल रहा, टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल दबाते हैं, नहीं, हाँ बाईं ओर करने के लिए कंट्रोल एल दबाते हैं, लेफ्ट, ठीक है, तो ये वाला सही होगा। दूसरा ये वाला गलत, मतलब ए जो है गलत है, क्या है काम भी नहीं कर रहा आज माउस ठीक से, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, ये वाला सही है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए बाईं ओर कंट्रोल एल दबाते हैं, यहाँ क्या लिखा कंट्रोल एल, तो यहाँ भी है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल दबाते हैं, ठीक है, ये तो सही है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए ऑल्ट एल ना, ऑल्ट एल तो एकदम नहीं, काट दो इसको। टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई, तो ये सही है, ये सही है, इसको क्यों काट रहे हैं हम, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अलाइनमेंट के बारे में गलत है, तो गलत कौन सा है, गलत तो ये भी गलत है, ये सही है, गलत तो ये है, ए है, और टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल दबाते हैं, तो गलत ये है, ये सही है, एक गलत दो गलत, ठीक है, और बी है सही है, और ये सही है, बी और डी क्या बोल रहा है। तो जैसा पैराग्राफ के टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बारे में गलत है, पैराग्राफ के टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बारे में गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों तो गलत है। क्या आंसर दिया 101 का, 101 का सी। हमको लगता है क्वेश्चन गलत है, अलाइनमेंट के बारे में सही है लिखना चाहिए, सही है, तो इसका आंसर दिया है 101 का सी। अल्ट एल का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को बाईं ओर करने के लिए, पागल है सब बुक वाला, समझे, एक फालतू है कोई। हम बता दे रहे हैं भैया, सिंपल सा, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल दबाना है, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर दबाना है, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई दबाना, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे दबाना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना ये समझ में नहीं आया हमको, ठीक है। 101 नंबर आप समझ गए ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पर। अब 102 नंबर देखते हैं, सीपीयू थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच में रखी जाती है। देखिए इसका आंसर कैश मेमोरी होगा। कैश मेमोरी बेसिकली क्या होता है ना कि सीपीयू का थ्रूपुट समझिए पहले। थ्रूपुट मतलब क्या है, बेसिकली सीपीयू का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ये क्या होता है ना कि टेम्पोरली कोई भी रख लेता है डेटा को, और जब भी अब फिर से मांगा जाता है ना तो तुरंत कैश मेमोरी से उठ के वो चला जाता है डेटा, फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का सी। 103 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कार्य
यूजर इंटरफेस द्वारा किया जाता है। यूजर इंटरफेस पता है क्या होता है? यूजर इंटरफेस मतलब जो आपको दिख रहा ना यूजर को, जहां पे लोग करते हैं, ये भी जैसे स्क्रीन दिख रहा है यूजर इंटरफेस है वर्ड का। जैसे कोई वेबसाइट खोलूंगा मैं तो वहां का जो दिखेगा आपको ना वो यूजर इंटरफेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर के इनपुट को स्वीकार करना, आउटपुट प्रदर्शित करना। मतलब यूजर इंटरफेस में ये सब दिखता है, कुछ दिखाना हो या स्वीकार करना यूजर इंटरफेस से, ये दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, ये सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्या क्या कह रहा है? टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मतलब बेसिकली कॉपी और पेस्ट के लिए, कट या पेस्ट के लिए बोल रहा। तो देखो, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, सिंपल साइज। ठीक है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अनऑथराइज्ड व्यक्तियों के लिए एक्सीडेंटल या इंटेंशनल, इंटरनेशनल नहीं है, गलती लिख दिया है, इंटेंशनल होगा, इंटेंशनल डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन के खिलाफ डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। बेसिकली सिंपल डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहा है। डेटा सिक्योरिटी क्या बोलता है? डेटा सिक्योरिटी बोलता है भाई डेटा सिक्योर रहे, अनऑथराइज्ड लोगों के पास ना जाए, चाहे एक्सीडेंटली हो, इंटेंशनली हो, किसी को डिस्क्लोज ना हो जाए, या कोई मॉडिफाई ना कर दे, डिस्ट्रक्ट ना कर दे, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, यही सब। तो डेटा सिक्योरिटी सिंपल यही बात बोलता है, यही चीज कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। हालांकि ये बड़ा अजीब तरह से क्वेश्चन बनाया गया 105 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 106 नंबर। कंप्यूटर में ऐसा ही मिलेगा, जो सेट बनाया हुआ ना, जो जिस लेवल का सेट है ऐसा ही सेट है। कुछ कुछ यही 20 क्वेश्चन में हो सकता है आपको 7-8 क्वेश्चन बढ़िया मिल जाए तो मिल जाए, ठीक ना, उसी में आपको बेड़ा पार होना है। अधिकांश ब्राउजरों में विंडोज कीबोर्ड को कौन सी की फुल स्क्रीन मोड में दिखा देती है? F11 दबाएंगे ना तो ये फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा, दिखा देगा F11 दबा के। देखिए दिखाते हैं F11, देखिए हुआ क्या कुछ। नहीं हो रहा, लगता सॉफ्टवेयर चल रहा है। चलिए F11 से होता है फुल स्क्रीन। ठीक है, 107 नंबर क्या है? MS वर्ड 2010 में रिव्यू रिव्यू मेन्यू होता है, उस रिव्यू टैब में बोल रहा है ना, सब गलत है। प्रूफिंग प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? छोड़िए, क्वेश्चन फालतू है, मतलब बता देते हैं क्या कह रहा है। ये जो है ना रिव्यू मेन्यू है ना, देखिए यहाँ रिव्यू मेन्यू दिख रहा है ना, इसी मेन्यू के बारे में बोल रहा है कि क्या क्या नहीं है। तो जैसे ऑप्शन में दे रहा है ना वर्ड काउंट, तो देखिए रिव्यू मेन्यू में गए तो वर्ड काउंट यहाँ पे है, थ्रेजर्स भी है, ठीक है, कमेंट भी है। तो ये बोल रहा है क्या नहीं है, तो कमेंट तो दिख गया वहां पे है, थिसारस भी है, वर्ड काउंट भी है, तो एडिटर नहीं होगा। ठीक है, एडिटर, लेकिन ये 2010 की बात कर रहा है, 2010 वाला वर्जन मेरे पास नहीं है, तो इसके आंसर, इसके अकॉर्डिंग तो ये लिख दिया है इसका आंसर कमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप स्किप ही कर दीजिए, बेहतर होगा। 2010 वाला वर्जन अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये दिया, कमेंट दिया है। अब 108 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके पैराग्राम, देखिए फिर से पैराग्राफ यहाँ पे होगा स्पेलिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है। अब मैं इसको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। देखिए ये जो होता है ना दोस्तों, ये पैराग्राफ है, अभी स्पेसिंग इसमें ज्यादा दिया हुआ है, पहले इसको हम घटा देते हैं स्पेसिंग। ठीक है, देखिए अभी 1.5 है, हम 1 कर देते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ का स्पेसिंग 1.5 है। तो ये कह रहा है इसको स्पेसिंग को किस शॉर्टकट की से बढ़ा सकते हैं, तो बता देता हूं। कंट्रोल 1 अगर दबाएंगे ना तो 1 हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है। कंट्रोल 2 दबाएंगे तो डबल हो जाएगा स्पेसिंग, इसका स्पेसिंग जो है ना कंट्रोल 2 से डबल हो जाएगा। अब देखिए डबल हो गया ना, अब कंट्रोल 5 दबाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? दो पैराग्राफ के बीच में कितना गैप होगा ना, वो ये वाला जैसे गैप, ये एनियक और एकट के बीच में, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में, दो पैराग्राफ के बीच में कितना लाइन स्पेसिंग होगा,
लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग कितना है यहां से भी सेट कर सकते हैं आके, देखिए 1, 1.5, 1.15, 1.2, 2.5, 3, देख रहे चेंज हो रहा। सो 3 तक मैं कर देता हूँ, 3 देखिए अभी कैसा दिख रहा है, ये 3 इतना बड़ा बड़ा। अब इसको मैं घटा देता हूँ, 2 करता हूँ, छोड़िए 1.5 करता हूँ, देखिए कैसा दिख रहा है। पहले इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको ना दिखेगा कि मैं चेंज कहाँ कर रहा हूँ। देखिए रेड वाला मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका लाइन स्पेसिंग में बढ़ाता हूँ 1.5, 2, 2.5, 3 में ऐसा दिखेगा ये। अब इसको शॉर्टकट किससे करूँ, मैं Ctrl 1 दबाऊंगा, देखिए Ctrl 1 से पूरा हो गया 1, Ctrl 2 से दबा रहा हूँ तो हो गया डबल स्पेसिंग, Ctrl 5 दबाऊंगा तो 1.5 हो जाएगा। देखिए मैंने कीबोर्ड से दबाया Ctrl 5, अब मैं यहाँ भी दिखाता हूँ चेंज हो गया होगा, देखिए 1.5 हो गया ना, चेंज हो गया ना। यही चीज बोल रहा है, यही क्वेश्चन में है। तो ये जान गए Ctrl 1 से होता है एक लाइन स्पेसिंग, Ctrl 2 से डबल लाइन स्पेसिंग, और 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो 1.5 वाला ही पूछा था ये। उसके बाद MS एक्सेल 2010 का पूछ रहा है क्वेश्चन कि रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। जैसे मैं एक्सेल भी खोल के रखा हूं, देखिए रो को सिलेक्ट करने, रो मतलब ये वाला लाइन सिलेक्ट करने के लिए तो शिफ्ट और टैब दबाएंगे ना तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा जो वाला रो है। शिफ्ट और टैब, शिफ्ट और टैब बोल रहा हूँ, शिफ्ट और स्पेस बार, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, शिफ्ट और स्पेस बार, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड का की शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो बोल्ड के लिए दोस्तों Ctrl B करते हैं, वर्ड में भी Ctrl B से होता है, एक्सेल में भी Ctrl B से होता है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड मतलब दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ ना हेलो, तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl B दबा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, फिर से दबा देंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं बोल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से 20 क्वेश्चन मैंने भले बताया आपको, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा आपको डायमेंशन दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है। लेट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने हटा भी दिया है, फालतू क्वेश्चन, लेकिन आपको फायदा करेगा। रटने से कोई फायदा नहीं है, जो मैंने बताया ना Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा और एग्जाम में देखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और जैसा होगा बताइएगा, पसंद आएगा तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।